हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। और मगध साम्राज्य में आज हम इसके स्टार्टिंग पॉइंटों को क्या करेंगे, देखने वाले हैं। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है मेरे पढ़ाया हुआ, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको क्या है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, किसी चीज में आपको किसी चीज में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके इसमें पूछ भी सकते हो। देखो, आज हम पढ़ेंगे अपने मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य हमारा क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि 600 ईसा पूर्व हमारे महाजनपद क्या हो गए थे, पूरे हमारी राज्य व्यवस्था के अंदर, हमारे समाज के अंदर आर्थिक और धार्मिक रूप से क्या कर रहे थे, वो पनप रहे थे। महासाम्राज्य क्या है, एक जनपद से क्या बन गए, हमारे महाजनपद बन गए। और उनको ही मैं महासाम्राज्य, मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य हम उनको बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए थे, ये हमारे काफी बड़ी मात्रा में क्या थे, हमारे फैल गए थे पूरे भारत के अंदर। बड़ी मात्रा में 16 महाजनपदों की हमें क्या मिलती है, जानकारी देखने को मिलती है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया था, तो हमारा मगध ही क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसके अंदर माना गया था। तो अभी बात कर लेते हैं, क्यों इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट दी गई, क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया। देखो, और भी हमारे क्या थे, ये महाजनपद थे जो काफी ज्यादा विकसित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित हमारा मगध ही क्यों हुआ, तो उस क्यों का आंसर आज मैं इस क्लास में आपको देने वाली हूँ। तो छठी शताब्दी, मैंने आपको बताया था कल, छठीवीं ईसा पूर्व की जो हमारे क्या है, छठवीं शताब्दी है ईसा पूर्व का, एक छोटा सा राज्य मगध अपनी भौगोलिक स्थिति तथा योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासकों के कारण, मतलब क्या है, इस लाइन का कहने का मतलब है कि इसकी भौगोलिक जो भी स्थिति थी, क्या थी, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी कि इसके तीन तरफ प्राकृतिक रूप से क्या था, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से समृद्ध था। कैसे, एक तरफ इसका जंगल था, एक तरफ गंगा की क्या थी, इसमें गंगा नदी लगती थी, और एक तरफ इसके पहाड़ थे। तो ये भौगोलिक स्थिति क्या बनाती है, इसको मजबूत बनाती है। कि योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासकों की बात करें, तो इसमें इसमें हमारे आएंगे महत्वाकांक्षी शासकों में, तो काफी ज्यादा हमारे क्या थे, ये महत्वाकांक्षी शासक थे। महत्वाकांक्षी मतलब अपनी जो क्या कर रहे थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा विचार कर रहे थे। तो ये हमारे क्या है, ये देखो, एक होता है कि मौके पर चौका लगाना, तो इन्होंने क्या लगाया था, यहाँ के शासकों ने मौके पर चौका लगाया था कि इसके आसपास जितने भी संसाधन थे उनका पूर्ण से पूर्ण इन्होंने क्या किया था, यूज किया था। तो इसके क्या थे, ये योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासकों के कारण एक शक्तिशाली राज्य के रूप में क्या हो गया था, हमारा मगध परिवर्तित हो गया था। जैसे और महाजनपद हमारे परिवर्तित नहीं हो पाए, लेकिन इसके क्या है, काफी कारण इसमें देखने को मिलते हैं। तो उन कारणों का की क्या कर लेते हैं, हम एक एक करके पॉइंट को देखने का काम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लोहे की हमारी खोज हो गई थी 1000 ईसा पूर्व में। अंतरजी खेड़ा यूपी के अंदर हमें क्या मिला था, मानव को लोहा मिला था सबसे पहले। तो लोहे की खोज जो हमारी मिली थी, जो लोहा मिला था, तो सबसे ज्यादा मात्रा में इस मगध साम्राज्य के आसपास ही लोहा देखा गया था, यूपी के अंदर। और ये क्या हो जाएगा, बिहार वाला जो पास वाला क्षेत्र क्या है, ये माना जाता है। और इसी के आसपास क्या है, ये मगध के आसपास ही ज्यादा लोहा सबसे पहले खोजा गया था। तो जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, खोज होती है, तो उसी के आसपास का एरिया हमारा मगध था। तो इसी वजह से लोहे की उपलब्धता के कारण भी यहाँ से इनको लोहा मिलता। लोहे से क्या बनाते हैं, ये अपने हथियार बनाते हैं, और हथियार से क्या करते हैं, ये दूसरे राज्यों के ऊपर, दूसरे महाजनपदों के ऊपर क्या करेंगे, ये आक्रमण करेंगे, और उसे क्या करेंगे, एक तरह से उसके ऊपर शासन करेंगे, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का क्या करेंगे, ये काम करेंगे। कृषि में नवीन तकनीकी, कृषि के अंदर इन्होंने क्या किया, नई नई तकनीकी लाने का काम किया। नई तकनीकी कैसे लेके आए, कि जैसे कि इनके आसपास ही पानी का सोर्स था, मतलब इसके आसपास ही गंगा नदी थी। तो इसी वजह से कृषि के लिए क्या लेके आई, ये ज्यादा मात्रा में तकनीक लेके आई। ऐसी प्राकृतिक सुरक्षा जो मैंने आपको बता दी, एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ क्या थी, हमारी गंगा नदी थी, और एक तरफ हमारे क्या हो जाते हैं, ये जंगल थे। तो लोगों की क्या थी, वादी होना, कि हम क्या है, अरूढ़िवादी क्या है, ये यहाँ के लोग होते थे।
ऐसे हमारे जंगलों की उपलब्धता से क्या होते हैं, जंगलों से इनको क्या मिलेगा, अब जैसे खदानों से इनको लोहा मिलेगा, तो ऐसे क्या है, नदियों से इनको पानी मिलेगा और पानी से इनकी कृषि क्या हो जाएगी, ज्यादा एक तरह से अच्छी मात्रा में इनके पास अनाज आएगा, तो भरपूर क्या रहेगा, इनका पालन पोषण होगा। तो ऐसे ही इनके पास जंगलों की उपलब्धता होगी। अगर जंगल ज्यादा होंगे तो इनको लकड़ी ईंधन के रूप में भी, और वैसे भी जो ये महल वगैरह बनाते थे तो इनकी क्या है, ये लकड़ियां ज्यादा यूज करते थे अपने महलों के अंदर। अब यह है, कोयले की भी उपलब्धता क्या है, यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी गंगा नदी के आसान पहुंच, मतलब गंगा नदी पर आसानी से क्या हो जाती थी, इनकी पहुंच थी। सॉरी। गंगा घाटी के उपजाऊ मैदान के क्षेत्रफल क्या थे, यहाँ पर जो गंगा नदी है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न हमारा क्या है, यहाँ पर होता है। मतलब खाने की जो चीजें हैं काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में और पौष्टिक रूप से क्या है, यहाँ पर होती है। तो ये भी चीजें क्या थी, इसको शक्तिशाली बनाने में एक तरह से अपनी अहम भूमिका निभाने का क्या किया था, जलोढ़ मिट्टी ने काम किया था। ऐसे भारतीय इतिहास के युद्ध में अगर हाथियों की बात करें, जंगलों से इनको क्या मिलेंगे, हाथी मिलेंगे। तो वह सबसे ज्यादा यूज जो हमारा किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था युद्ध के अंदर किसका, हाथियों का, तो हमारे मगध साम्राज्य ने ही किया था, क्योंकि जंगल बड़ी मात्रा में थे, तो जंगलों से इनको अपनी सेना के लिए हाथी मिल जाते थे। तो हमारे क्या है, ये भारतीय इतिहास में युद्ध में हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे मगध साम्राज्य में ही क्या है, ये किया गया था। अब इनके क्या कर लेते हैं, हम वंशों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, कैसे कैसे हमारे वंश आए। तो मगध साम्राज्य में हम कितने वंश पढ़ते हैं, अपने वंशों की बात करें तो 3 वंश हम क्या पढ़ेंगे, इनमें पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक हमारा हो जाएगा इसमें नंद वंश। हर्यक वंश के अंदर 3 हमारे क्या आएंगे, इसमें राजा आएंगे। तो बिंबिसार बिंबिसार जो होगा वो पहला संस्थापक माना जाता है हमारा मगध साम्राज्य को। बिंबिसार बिंबिसार फिर आ जाएगा हमारा अजात शत्रु फिर आ जाएगा हमारा उदयन। मतलब क्या है, ये जो उदयन है ये हर्यक वंश है, इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या करने के बाद ही राजगद्दी को संभालने का काम करेंगे। और जैसे जैसे इनका क्या है, हम काम पढ़ेंगे तो वो अगले क्या है क्लास में हम कल से पढ़ने वाले हैं। हर्यक वंश की क्या रहेगी, कल क्लास रहेगी। तो शिशुनाग वंश सेकंड हमारा क्या आ जाता है, उदयन की मृत्यु करके फिर शिशुनाग क्या बन जाता है, शिशुनाग नाम का एक व्यक्ति अपने नाम से ही अपने वंश की स्थापना करता है। क्या, अपने नाम से ही शिशुनाग वंश। और शिशुनाग क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। अगला इसका काला शोक, इसको काक वर्ण भी बोला जाता है। काला शोक को, इसका रंग काफी ज्यादा सावला था, मतलब काला था, तो काक शोक भी इसको बोला जाता है। इसने बहुत संगीति भी कराने का काम किया था। ऐसे ही हमारा फिर आ जाएंगे हमारा नंद वंश के अंदर भी हम 2 सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले राजा को पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें बीच में काफी ज्यादा राजा आए थे, लेकिन उनके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं थे, तो 2 ही राजाओं के क्या बारे में नंद वंश के अंदर हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में। महापद्म नंदन, जिसने नंद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। कालाशोक की क्या की थी, इसने मृत्यु की थी। फिर घनानंद, जिसकी हत्या कौन करेगा, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे, और मौर्य साम्राज्य की क्या रखेंगे, वो नींव रखेंगे। और किसकी हेल्प से करेंगे, ये हमारे कौटिल्य मतलब चाणक्य की हेल्प से घनानंद को क्या है, मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, हमारी यहाँ से हिस्ट्री हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी तक तो काफी ज्यादा बोरिंग थी हमारी, लेकिन आप जैसे जैसे क्या करोगे, मैं कहानियों के रूप में क्या कराऊंगी, आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी, तो काफी ज्यादा हमारी ये इंटरेस्टिंग रहेगी। तो कल से क्या करना है आपको, कंटिन्यू क्लास रखनी है, काफी अच्छे से कहानियों के रूप में क्या करेंगे, अपनी हिस्ट्री को जानने का काम करेंगे। अभी तक तो काफी बोरिंग थी, कभी क्या है, हमने किसको पढ़ा, अपने पाषाणों को पढ़ा, मतलब पत्थरों के रूप में क्या देखा था, हमने चीजों को देखा। फिर बाद में हमने हड़प्पा काल पढ़ा, क्या है उनके मतलब मरे हुए क्या मिले हमें, ये सारी चीजें मिली। कोई एविडेंस ऐसे एसएच हमें लिखित में नहीं मिला, मिला तो लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, तो उसका फायदा ही नहीं हुआ। फिर हमने वेदों को देखा, वेदों की भाषा हमारी क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने क्या देखी थी, काफी देखी थी, और ये काफी ज्यादा बोरिंग होता है हिस्ट्री में। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अपने मगध साम्राज्य के
हरियक वंश से क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगती है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कल से हम हरियक वंश स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, टेक केयर, ओके।